हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास की जूलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करेंगे। ये चैप्टर बोर्ड में और नीट एग्जाम्स दोनों में अपना अलग वेटेज रखता है। जनरली इस चैप्टर को बच्चे थ्योरेटिकल चैप्टर मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान देकर इसको समझा जाए तो बड़ी आसानी से ये चैप्टर क्लियर हो जाता है। अब तक आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा कि हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास होगी हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। इस चैप्टर में 3 सेगमेंट हैं। पहले सेगमेंट में हम पॉपुलेशन की बात करेंगे। दूसरे सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव की, और तीसरे सेगमेंट्स में हम बात करेंगे एसटीडीएस यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लें इंडियन पॉपुलेशन पर। इंडियन पॉपुलेशन यानी भारतीय जनसंख्या पर। पॉपुलेशन जानते हैं कि सामान्य स्पीसीज के समूह को या ग्रुप को हम एक पॉपुलेशन कहते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। विश्व का दूसरा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा मानव जनसंख्या है। लेकिन अगर करेंटली बात की जाए तो फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री जुलाई 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1,40,91,28,296 के आसपास पहुंच चुकी है। एज जुलाई 2003 India is the most populated country in the world with a population of this. इसको देख के ये नहीं लग रहा कि यहाँ के आदमी के पास कोई और काम नहीं, बोले क्या करें, बोले जनसंख्या बढ़े है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। हिंदी में इसे हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। इस जनसंख्या विस्फोट का क्या मतलब है? विस्फोट का मतलब क्या होता है? अचानक से किसी चीज का बढ़ना। Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to the billions mark by 2000 and closed 1 billion in May 2000. मतलब समझ पाए कुछ? ये मैंने बहुत स्पष्ट यहां पे लिखा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में करीब 2000 यानी 2 अरब थी, जो 100 सालों में बढ़ करके अचानक से 6 अरब पहुंच गई। बात समझ पाए कुछ? तो सडनली इतनी तेजी से बढ़ी, इसलिए इसको हमने क्या बोला? पॉपुलेशन एक्सप्लोशन बोला, जनसंख्या विस्फोट। 100 साल में कुल जनसंख्या कितनी हो गई? 6 अरब, जो कि 1900 में केवल कितनी थी? 2 अरब।
या 2000 मिलियन कह सकते हैं। अब इस पॉपुलेशन एक्सप्लोशन से अचानक से जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा? देखो बच्चों, एक बात बहुत समझ लीजिए, कोई घर हो, कोई प्रदेश हो, कोई देश हो, संसाधन सीमित होते हैं। अब अगर वहां के उपयोगकर्ता अचानक से बढ़ेंगे तो संसाधन घटेंगे, उनका मूल्य बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बात है। अचानक से जनसंख्या का बढ़ना संसाधनों के घटने के बराबर होता है हमेशा, चूंकि उपयोगकर्ता अगर बढ़ जाएंगे तो संसाधन का उपयोग करने वाले बढ़ गए, संसाधन सीमित हैं, वो एक लिमिट तक ही बढ़ाए जा सकते हैं। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज, अब ये ऐसा हुआ क्यों? अचानक से पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्यों हुआ? अचानक से जनसंख्या विस्फोट क्यों हुआ? अचानक से जनसंख्या क्यों बढ़ी? कारण है इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज along with better living conditions had an explosive impact on the growth of population. जैसे जैसे हमने विकास किया, हमारे विकास के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ हमारी जो जीवन शैली थी वो बदली, और इसका सीधा संबंध हमारी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर पड़ा। The world population, which was around 2 billion in 19, rocketed to about 6 billion by 2000. ये बात पहले भी मैंने बताई। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन शैली के अच्छे होने के कारण हमने 100 साल में 2 बिलियन, जो कि 1900 में थी, रॉकेट की तरह ये बढ़ करके कितनी हो गई? 6 बिलियन हो गई 2000 में। और इसके पीछे कारण क्या था? पॉपुलेशन का रॉकेट की तरह बढ़ने के पीछे कारण एक ही था, हमारी सुविधाओं में बढ़ोतरी। और जब सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई, मोर्टेलिटी कम हुई, मेडिकल सुविधाएं बढ़ी, ऐसी कंडीशन में जनसंख्या का बढ़ना निश्चित था, तय था। अब इससे नुकसान क्या हुए? बढ़ गया, अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए। Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements, food, shelter, and clothing, in spite of significant progress made in those areas. मैंने पहले ही आपसे बोला, परिवार बड़ा होगा, समस्याएं आएंगी। वो देश हो, प्रदेश हो, डिस्ट्रिक्ट हो, विलेज हो, और आपका घर हो, संख्या बढ़ेगी, संसाधन घटेंगे। अचानक से इस प्रकार की ग्रोथ यानी जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या हुआ? could lead to an absolute scarcity even the basic requirement, जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, आवास, कपड़े, इन सभी चीजों में अचानक से कमी आई। यानी उस पॉपुलेशन के सामने रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी समस्या आनी स्टार्ट हो गई। कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, जो कि 1900 में हमारे पास 2 मिलियन, अब कितनी हो गई? 6। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में आखिर जनसंख्या अचानक से बढ़ी क्यों? बढ़ गई कोई बात नहीं, स्कार्सिटी आ गई, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए कमी आ गई, आपस में फाइट स्टार्ट हो गई।
लेकिन अगर यह देखा जाए कि भारत में अधिक जनसंख्या के क्या कारण थे, रीजंस फॉर हाई पॉपुलेशन इन इंडिया, इससे मुख्य कारण ये थे हाई मॉर्टेलिटी एंड हायर लाइफ स्पैन, सुविधाओं के बढ़ने के कारण जो व्यक्ति थे इनकी ओवरऑल एज बढ़ी, यानी औसत आयु बढ़ी, मृत्यु दर का समय बढ़ना। दूसरा, इलिटरेसी सबसे बड़ा कारण, अशिक्षा, लोगों तक सही जानकारी न पहुंचना। तीसरा मुख्य कारण था एवर्सन फ्रॉम फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के बारे में कोई ठोस जानकारी न होना या परिवार नियोजन के बारे में सोचना नहीं, यह तीसरा मुख्य कारण था। पहला क्या था, मृत्यु दर में बढ़ोतरी, क्योंकि सुविधाएं बढ़ी, लेकिन अशिक्षित व्यक्तियों का होना, फैमिली प्लानिंग पर ध्यान न देना, साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज, कम उम्र में विवाह करना, प्रेफरेंस फॉर मेल किड्स, हर परिवार में केवल नर बच्चों को पैदा करने की चाहत होना, हमारे लड़का पैदा हो, फीमेल को अवॉइड करना, प्रेफरेंस फॉर द मेल किड्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, गर्भ निरोधक सामग्रियों में कमी होना, भारत सरकार की तरफ से उपलब्ध न करा पाना, अथवा व्यक्ति विशेष तक वास्तविक और निरंतर जानकारी का अभाव, ये मैंने पहले भी कहा कि अशिक्षा। तो ये 6 पॉइंट हैं हमारे पास जो मुख्य रूप से भारतीय जनसंख्या को बढ़ने का मुख्य बिंदु रहे। मृतकता में कमी आना, यानी औसत आयु व्यक्ति की बढ़ना। दूसरी बात अशिक्षा। तीसरी बात परिवार नियोजन संबंधित योजना का न होना। चौथा, परिवार में केवल नर सदस्यों की चाहत रखना। पांचवा, छोटी उम्र में विवाह करना। और छठवां, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, गर्भ निरोधक सामग्रियों के बारे में जन जन तक जानकारी का न पहुंचना। इन प्रमुख 6 फैक्टर्स और रीजन्स के कारण भारतीय जनसंख्या अचानक से बढ़ी, भारत में पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हुआ। अब इस हाई पॉपुलेशन या जनसंख्या विस्फोट से हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा या पड़ रहा है। हाई पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। पहली बात, स्कार्सिटी या संसाधनों में कमी का होना, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, आर्थिक अभाव, गरीबी का बढ़ना, ओवर कंजप्शन, संसाधनों की अति उपयोग करना, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, पारिस्थितिकी असंतुलन का आना, ये मुख्य रीजन रहे। जिसके कारण तो बेटा जैसा कि बात कर रहे थे कि हाई पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स क्या है, स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी, स्टोरेज ऑफ फंड्स, ओवर कंजप्शंस और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आएगा। और ये कोई बच्चों वाली बातें नहीं है, ये तो आप भी जानते हो, सीधी सी बात है कि अगर परिवार बड़ा हो जाएगा तो इन चीजों में प्रॉब्लम्स अपने आप आएगी। अब पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पॉलिसी की बात करते हैं। जनसंख्या स्थिरीकरण नीति,
ये क्या होती है? इसके अंतर्गत गवर्नमेंट्स के द्वारा, मेडिकल साइंस के द्वारा इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए जनसंख्या को कैसे रोका जाए, ये नीतियां तैयार की जाती। और इन नीतियों के अंतर्गत सबसे पहले इंडिया ने 1952 में नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट किया। इंडिया फर्स्ट टू लॉन्च फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट स्मॉल फैमिली एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और एक नारा दिया, जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। इस पूरी ऊपर वाली बात का हिंदी में मतलब है बच्चों कि भारत ने सबसे पहले 1952 में फैमिली प्लानिंग का मतलब परिवार नियोजन के बारे में सोचा और इसे लॉन्च किया। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? इसके मुख्य उद्देश्य ये थे कि छोटा परिवार हो और साथ ही साथ में गर्भ निरोधक दवाइयों संसाधनों का उपयोग करना हमारी जनसंख्या को सिखाया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से डाक टिकट जारी किए गए, जैसे आप देख रहे हो यहां पर, ये डाक टिकट है, स्टाम्प्स प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, मम्मी पापा और 2 बच्चे। इसी तरह एक नया स्लोगन दिया गया, इसके थ्रू, डाक टिकट के थ्रू, छोटा परिवार सुखी परिवार, अ स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली, या हम दो हमारे दो। इनको प्लान किया गया, ये पहली नीति बनाई गई, लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए डाक टिकट जारी किए गए। क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, रेडियो और टीवी भी नहीं होता था बच्चों, तो डाक टिकट के माध्यम से लोगों तक इस बात को, फैमिली प्लानिंग को गवर्नमेंट के द्वारा बताने का प्रयास किया गया। और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया। एक और पॉलिसी आई, आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, आरसीएच 1997, 1997 में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आरसीएच को स्टार्ट किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य थे रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, शिशु की मृत्यु दर और माता की मृत्यु दर को कम करना। दूसरा था मॉनिटर ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ मदर एंड चाइल्ड, नवजात शिशु यानी जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखना। तीसरा था मेजर टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्स के द्वारा फैलने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए, और साथ ही साथ अनवांटेड यानी अनचाहे गर्भ को कैसे उसका निस्तारण किया जाए, इसके बारे में। दोबारा से हमारी बात को सुनेंगे। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी आरसीएच को स्टार्ट किया गया 1997 में, जिसके मुख्य उद्देश्य थे 3। एक तो रिड्यूस किया जाए, दूसरा मॉनिटरिंग की जाए, और तीसरा मेजरिंग टू अवॉइड। रिड्यूस किसे किया जाए? मोर्टेलिटी को, किसके? जच्चा और बच्चा यानी इन्फेंट्स, 1 साल तक के बच्चे को कहते हैं। इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल बोलते हैं माँ को। मॉनिटर ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ मदर एंड चाइल्ड्स, माँ और बच्चा स्वस्थ रहे, इसकी मॉनिटरिंग की जाए। मेजर टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाहे गर्भ का निस्तारण कैसे किया जाए, और सेक्स के द्वारा फैलने वाली बीमारियों की कैसे रोकथाम की जाए। ये इसके ऑब्जेक्टिव थे आरसीएच के, और लॉन्च किया गया इसको 1997 में।
स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज आउटकम्स एसेस टू गुड हेल्थ केयर फॉर प्रेगनेंसी, संगर्भता, एसटीडीएस, यौन संचारित रोग, एबॉर्शन, गर्भपात, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महामारी समस्या, इनफर्टिलिटी, बांझपन, ये सब इस पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले 5 विशिष्ट बिंदु थे। राइज टू, अब इसके लिए क्या क्या किया गया? गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के द्वारा कानून बनाए गए और उस कानून में सबसे पहले विवाह योग्य उम्र को, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए कानून बना, जिसमें भारत सरकार ने इस बात को निर्धारित किया कि जो मादा है, लड़की है, उसकी उम्र 18 साल और मेल की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे पहले बाल विवाह करने पर इसे अपराध माना जाएगा। दूसरी बात, अवेयरनेस, जानकारी, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। हमारे सिलेबस में सेक्स एजुकेशन को शामिल किया गया। सेक्स एजुकेशन शर्म की बात नहीं होती है, एक जानकारी की बात होती है। और अगर सही जानकारी यानी इलिटरेसी को कम किया गया अबाउट द सेक्स, प्रजनन संबंधित जानकारियों को जन जन तक पहुंचाया जाए, बच्चों तक पहुंचाया जाए, ताकि आने वाले लाभ और हानि के बारे में बच्चे आसानी से समझ सकें। प्री रिप्रोडक्टिव एज तक सेक्स एजुकेशन को पहुंचाना। ये दिखाई पड़ रहा है आपको? ये मैडम जी हैं और ये बच्चे हैं, ये क्लास में पढ़ाया जा रहा है और इसीलिए बच्चों हम भी आपको पढ़ा रहे हैं। एस्टैब्लिशिंग पॉलिसीज आउटकम्स के अंतर्गत एजुकेटिंग फर्टाइल कपल्स, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, जन्म नियंत्रक विकल्पों के बारे में जानकारी, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, माताओं की देखभाल या गर्भवती महिलाओं की देखभाल, पोस्टनेटल केयर, नए जन्मे बच्चों की देखभाल, इंपॉर्टेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान के बारे में जानकारी और उससे होने वाले बच्चों के लाभ के बारे में बताया गया इस पॉलिसी के अंतर्गत। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जनन अंगों के बारे में समझाया जाए। एडोलसेंस, किशोरावस्था में होने वाली गलतियों के बारे में बात करनी आवश्यक। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सुरक्षित लैंगिक संबंध बनाए जाए। सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में जानकारी दी जाए या दी गई इस पॉलिसी के अंतर्गत, स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत। इसके अलावा प्रसव से पूर्व बच्चे के प्रजनन अंगों के बारे में जानकारी लेना अपराध घोषित किया गया। लिंग निर्धारण पर वैधानिक प्रतिबंध लगाए गए। चूंकि ऊपर आपने पढ़ा था कि सभी को लड़का चाहिए, लड़की किसी को नहीं चाहिए, और इसके लिए एम्नियोसेंटेंसिस, अल्ट्रासाउंड जैसे मेथड को कानूनी अपराध के तौर पर माना गया। एम्नियोसेंटेंसिस अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग टू डिटरमिनेट सेक्स इज अवॉइडेड, पूरी तरह से इनको प्रतिबंधित किया गया। करने, करवाने अथवा साथ जाने वाले व्यक्ति को भारत सरकार की ओर से दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ बेटा रिसर्च ऑफ नेबर बेटर एंड इजियर टू यूज फैमिली प्लानिंग मेथड्स। फॉर एग्जांपल्स, सहेली नाम की एक कॉन्ट्रासेप्टिव गोली बनाई गई, फर्स्ट एंड ओनली नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स। ये नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन सी गर्भ निरोधक गोली है जो बिना हार्मोन के बनाई जाती है। उसका नाम है बेटा सहेली,
जिसे सबसे पहले डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ इंडिया के द्वारा बनाया गया, उत्तर प्रदेश। चीप एंड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव एट मेडिकल शॉप्स, हेल्थ सेंटर्स, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। साथ ही साथ गर्भ निरोधक दवाइयों, रसायनों, उपकरणों को उपलब्ध कराने के बारे में इन्हें मेडिकल स्टोर्स, हेल्थ सेंटर तथा गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क वितरण की व्यवस्था की गई। राइट नाउ अब आप पीछे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन टाइम्स। कैसे क्वेश्चन इसमें बनेंगे नीट में। अब जैसे अभी मैं क्वेश्चन कह रहा था, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि सैली इज द फर्स्ट हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, हार्मोनल इम्प्लांट्स, नॉन ऑफ द एबव। आंसर क्या है बेटा इसका, आइडिया लगाइए क्या है आंसर इसका। इसका आंसर है नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो मैं आशा करता हूं कि निश्चित तौर पर आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ। बाय बाय।